प्यार की राह में भाग दो। सुनंदा भी पढ़ने में तेज थी और वह खुद भी कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसलिए 12वीं क्लास पास करने के बाद उसने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। उस दिन सड़क की सफाई करने के बाद अपनी माँ के लिए दवाएं लेकर जब सुनंदा घर पहुँची थी तो उसने देखा कि उसके मोहल्ले के एकलौते सरकारी नल के आगे लंबी कतार लगी थी। इतनी बड़ी आबादी वाले मोहल्ले में केवल एक ही नल था। समय पर पानी भरना भी जरूरी था, नहीं तो पानी ही नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सरकारी नल के सामने लगी कतार में आधा घंटा खड़े होने के बाद सुनंदा को पानी मिला। पानी भरने और घर के दूसरे काम निपटाने के बाद सुनंदा अपनी बीमार माँ को दवा खिलाकर कॉलेज पहुँची थी। कॉलेज में सुनंदा की ज्यादा सहेलियां नहीं थी, क्योंकि कोई भी एक ऐसी लड़की से दोस्ती करना पसंद नहीं करता जिसकी माँ या वह लड़की खुद सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती हो। इस कॉलेज में सुनंदा की बस एक ही सहेली थी, सरोज, जिसने सुनंदा की सारी सच्चाई और उसके घर की हालत को जानते हुए सुनंदा से दोस्ती की थी। लेकिन उस दिन सरोज भी कॉलेज नहीं आई थी। कॉलेज में सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद जब सुनंदा घर के लिए निकली तो कॉलेज के बाहर ही उसे अंशुल मिल गया था और उसने पूछा था, अरे आप यहाँ, क्या आप इस कॉलेज में पढ़ती हैं? सुनंदा अपने कदम बिना रोके ही बोली थी, जी मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, मतलब आप काम भी करती है और पढ़ाई भी, अंशुल ने हैरान होते हुए कहा था। जवाब में सुनंदा ने कहा था, मेरी माँ सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती है। किसी वजह से जब वे काम पर नहीं जा पाती है तभी मैं उनके बदले काम पर जाती हूँ। ओह, मगर आप पढ़ाई और काम दोनों साथ साथ कैसे कर लेती है? यह सुनकर एक पल के लिए सुनंदा के कदम ठहर गए थे और वह होठों पर थोड़ा व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए बोली थी, गरीबी, जरूरतें और कुछ करने की चाह इंसान से कुछ भी करा सकती है। इतना कहकर सुनंदा तेज कदमों से आगे बढ़ गई थी और सुनंदा से ऐसा जवाब सुनकर अंशुल पल भर के लिए वहीं ठहर गया था। अंशुल और सुनंदा का कॉलेज भले ही एक नहीं था, लेकिन दोनों का कॉलेज रूट एक ही था। सुनंदा के गर्ल्स कॉलेज से कुछ ही दूर अंशुल का बॉयज कॉलेज था और कॉलेज का समय भी एक ही था। इस वजह से वे दोनों अक्सर रास्ते में टकरा जाते थे और उनके बीच बातें होने लगी थी। धीरे धीरे सुनंदा के दिल में अंशुल के प्रति प्रेम के अंकुर फूटने लगे थे, लेकिन सुनंदा अपने और अंशुल के बीच जो जाति और हैसियत का फासला था उसे भी जानती थी, इसलिए वह अंशुल से हमेशा एक दूरी बना कर रखती थी। इस तरह 1 साल बीत गया था। एक दिन जब सरोज कॉलेज पहुंची तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। यह देखकर सुनंदा ने उससे पूछा था, अरे तुझे क्या हुआ? तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं? इस पर सुनंदा के गले लगकर सरोज फूट फूट कर रोने लगी थी। सुनंदा उसे शांत कराते हुए बोली थी, बात क्या है? कुछ तो बता, या यूं ही रोती रहेगी? इस पर सरोज सिसकारियां भरते हुए बोली थी, इस हफ्ते मेरी सगाई है और अगले महीने शादी। यह सुनकर सुनंदा हैरानी से बोली थी, और तेरी पढ़ाई का क्या होगा? पापा कह रहे हैं कि अब जो करना है अपनी ससुराल में जाकर ही करना, सरोज रोते हुए बोली थी। इधर सुनंदा अपनी पक्की सहेली सरोज की शादी और उसकी पढ़ाई को लेकर परेशान थी। उधर अंशुल का दिल भी सुनंदा के लिए धड़कने लगा था, जिसे छिपा पाना अब अंशुल के लिए मुश्किल हो गया था। इसी बीच एक दिन सरोज अपनी शादी से 15 दिन पहले कॉलेज में अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। वह सुनंदा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली थी, मैं तुझे अपनी शादी में नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि पापा ने तुझे शादी में बुलाने से मना किया है। यह सुनकर सुनंदा को बहुत दुख हुआ कि वह अपनी एकलौती सहेली की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन उसे जरा भी बुरा नहीं लगा
क्योंकि वह जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव और लोगों का अपने प्रति इस तरह का बर्ताव बचपन से झेलती आई थी। अब तो वह इसकी आदी हो चुकी थी। सरोज की शादी हो गई और सुनंदा अकेली रह गई। ऐसे समय में अंशुल बना सुनंदा का साथी और फिर यही साथी सुनंदा का हमसफर बनने का भी दम भरने लगा था। धीरे धीरे सुनंदा को भी अंशुल पर यकीन होने लगा था और वे दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। सुनंदा पटिया पर बैठी टकटकी लगाए आसमान को देखती यही सब सोच रही थी। रह कर उसके मन में बस यही सवाल आ रहा था कि अंशुल सही सलामत तो होगा न, और यह खत उसे किसने भेजा होगा। जिसने भी भेजा है वह खुद अब तक क्यों नहीं आया है। 3rd ईयर का फाइनल एग्जाम देने और यूपीएससी इम्तिहान की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद अंशुल दिल्ली से कानपुर अपने घर चला गया था, लेकिन उसके बाद न कभी वह कानपुर से लौटा और न ही कभी उसका कोई फोन आया। सुनंदा ने अंशुल के कुछ दोस्तों और उसके रूममेट से जानने की कोशिश की थी कि आखिर अंशुल है कहाँ, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।